दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जिनके एग्जाम लगना अभी बाकी है। तो दोस्तों, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमें बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे हल करना है, पेपर हल करने का तरीका सही कौन सा है, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों कि हमें सब कुछ आते हुए भी हम जितना चाहते हैं उतने नंबर हमारे नहीं आ पाते। तो बोर्ड एग्जाम में आप सभी की कोई गलती ना हो, एग्जाम में आपके लिखने में कोई गलती ना हो, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी या कमजोर स्टूडेंट हो या टॉपर स्टूडेंट हो, ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पेपर हल करने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पेपर को पूरा चेक करे या ना करे। दोस्तों, पेपर पूरा चेक करे या ना करे, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स की। जिन स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, मतलब जिन्होंने पूरा पढ़ रखा है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तो वो पेपर को पूरा देख सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मैंने यदि उन प्रश्नों को देख लिया जो मुझसे नहीं आते हैं, तो शायद घबराहट के कारण मेरे पूरा पेपर है गलत ना हो जाए और मुझे जो याद है वो भी ना भूल जाऊं। ठीक है, तो दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को ऐसे लगते हैं तो वो एक एक क्वेश्चन को देखते हुए करे, पहले एक एक क्वेश्चन को देखे फिर करे, जो क्वेश्चन आए उसको करे, ऐसे ना करे। यदि आप उन क्वेश्चन को देख भी लेते हैं जो आपसे नहीं आते, तो आप अपने आप से इस तरह बोले कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा, इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से ऐसे बोले। यदि आप इस तरह बोलते हैं अपने आप से, तो आपको ज्यादा घबराहट भी नहीं होगी और आपको जो याद है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं पेपर पूरा चेक कर सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई घबराहट नहीं होगी, तो वो पूरा पेपर आराम से चेक करे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सभी प्रश्नों को क्रम से करें और उन प्रश्नों को पहले करें जो सही तरीके से आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यदि हम एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को क्रम से करते हैं, तो चेक करने वाला भी फटाफट चेक करता जाता है। यदि हमारे सभी क्वेश्चन सही है तो फटाफट टिक लगाते जाता है और उसके मन में एक ये सोच बन जाती है कि ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसने बिल्कुल क्वेश्चन को क्रम वाइज किया है। और यदि दोस्तों, जैसे मान लो आपको 1 से 10 तक क्वेश्चनों में जैसे 5वां क्वेश्चन नहीं आता, 7वां क्वेश्चन नहीं आता, तो आप क्या करो, इनको छोड़ दो और बाद में इन क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन जैसे आपसे फर्स्ट नंबर का आता है उसको पहले कर लो, सेकंड का आता है उसको कर लो, है ना। थर्ड का नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं कर सकता हूं तो उसके लिए जगह छोड़ सकते हो, और अगर यदि ऐसा नहीं लगता तो आप उसको बाद में कर सकते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्तों हम सीधे ही निबंधात्मक क्वेश्चन हो या बड़े क्वेश्चन पर चले गए। जैसे पहले हमने 21 नंबर का करने लगे, ठीक है, तो पहले उन क्वेश्चनों को करें। जैसे फर्स्ट आता है तो फर्स्ट को करें, सेकंड आता है सेकंड को करें, और 9th आता है तो 9th को करें, 12वें नंबर का आता है तो 12वें नंबर वाली क्वेश्चन को करें। इससे क्या होगा, एक तो क्रम वाइज आपके क्वेश्चन की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और एग्जामिनर को भी चेक करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी और वो आपको एक एक क्वेश्चन चेक करते हुए क्या होगा, पूरे नंबर आसानी से दे देगा। ठीक है, तो इस तरह आप क्या एग्जामिनर के दिमाग में इफेक्ट डाल सकते हो, उसको अपने कॉपी का प्रदर्शन अच्छा करके या क्वेश्चनों को क्रम वाइज करके आप उसके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं वो तो आप बाद में लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आप अगले पॉइंट की तरफ। अथवा वाले प्रश्न में वही प्रश्न करें जो बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और कम समय में पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे पेपर में क्या होता है, 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अथवा में आते हैं। बड़े चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो 4-4 नंबर के आते हैं। ठीक है, और वो अथवा में आते हैं क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों में
क्या करो कि आपको यदि अथवा में वह क्वेश्चन करो जो आपको सबसे अच्छी तरीके से आता है, और अच्छी तरीके से तो आता ही है, और जो कम समय में हो जाए पूरा, उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले करिए। जिससे क्या होगा दोस्तों, आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर दोगे, आपका ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन में शुरुआत से ही स्पीड बनाकर लिखे। दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दरअसल क्या होता है कि बच्चे शुरुआत में क्वेश्चनों को धीरे धीरे करते रहते हैं कि ताकि मेरे कोई किसी भी प्रश्न में कोई गलती ना हो। ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे करते रहते हैं, और फिर क्या होता है लास्ट में जैसे ही उनको पता चलता है कि हमारा पेपर होने में रह गया है या हमारा टाइम कम रह रहा है, तो फटाफट करने लगते हैं। उससे क्या होता है, उनकी राइटिंग खराब होने लगती है। इसलिए दोस्तों आप शुरुआत से ही ऐसी स्पीड बनाकर रखें ताकि आपका पेपर पूरा सही समय पे हो जाए। ठीक है, ऐसा ना समझे कि हम शुरुआत में धीरे धीरे लिखें, फिर लास्ट में क्या होगा, हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत खराब है या उनको ऐसा लगता है कि मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी अच्छी तरीके से, क्या होता है कई स्टूडेंट की राइटिंग तो देखते ही समझ आ जाती है, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनकी राइटिंग क्या होती है, बहुत ही बेकार होती है, पढ़ने में समझने आने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर भी क्या होता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए शुरुआत की उन बच्चों से जो स्पेशली क्या है, जिनकी राइटिंग खराब है, वो क्या करे, शुरुआत के 4 से 5 पेज तो बिल्कुल धीरे धीरे करे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करने से क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर आपका एक क्या होगा, इफेक्ट होगा कि बच्चे ने बिल्कुल लिखा है। चाहे बाद में आप क्या करो, थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो क्योंकि पेपर पूरा नहीं होगा। इसलिए आप क्या करो, जो जिनकी राइटिंग खराब है वो शुरुआत में ही क्या करे, 4 से 5 पेज अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखें, फिर बाद में आप स्पीड बनाकर लिख सकते हैं थोड़ा। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर पूरा नहीं होगा, इसलिए आप बिल्कुल 4 से 5 पेज क्या करें, अच्छी राइटिंग में करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में नंबर को काटता है। इस पॉइंट से भी हमारे एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसे छोड़े नहीं, उससे संबंधित कुछ लिखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसे छोड़े नहीं। दोस्तों यदि हमें एग्जाम में क्या होता है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन आए, उसका आंसर नहीं आता है, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ के आ जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, उस क्वेश्चन के मार्क्स क्या होते हैं, कट जाते हैं। लेकिन यदि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड या वो जो क्वेश्चन है वो जिस चैप्टर में से आया है उससे रिलेटेड यदि आप लिख देते हो तो एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे सकता है और आपके नंबर क्या हो जाते हैं, बढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी स्टूडेंट जिनके पास क्या होता है, टाइम रह जाता है, तो क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आए। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे। यदि आप कुछ न कुछ लिख के आते हैं तो आपको एग्जाम में नंबर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बातें हैं जो आपको ध्यान रखने योग्य है। और यदि आपके एग्जाम शुरू होने वाली है तो एग्जाम शुरू होने से पहले आप इन पॉइंट्स को पढ़कर जरूर जाएं। ठीक है, इन पॉइंट को पढ़कर जाने से क्या होगा, ये पॉइंट्स यदि आपके माइंड में फिट हो जाएंगे तो आपको याद आती रहेगी कि मुझे कौन कौन सी गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एग्जाम में घड़ी अवश्य लेकर जाएं। दोस्तों ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस बार क्या हुआ दोस्तों, मेरे साथ ही यह घटना हो गई। 1.5 घंटे का पेपर था हमारा, और उस 1.5 घंटे के पेपर में दोस्तों 1 घंटे का टाइम ऐसे ही निकल गया फटाफट। मैंने एक क्वेश्चन भी पूरा नहीं किया। उसका रीजन क्या रहा कि मेरे पास घड़ी नहीं थी। ठीक है दोस्तों, मेरे पास घड़ी नहीं थी। और दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन क्या रहा दोस्तों, कि मैं एक रिएक्शन थी, आपको पता होगा केमिस्ट्री में अभिक्रियाएं चलती हैं, तो केमिस्ट्री का पेपर था, अभिक्रियाएं आई थी उस पेपर में। तो जैसे जैसे अभिक्रियाएं आई दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन, तो उसमें 4 क्वेश्चन थे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या हो गया दोस्तों, एक पॉइंट में अटक गए, एक छोटा सा मेरे को छोटी सी मिस्टेक हो गई, कुछ याद नहीं आया। उसको याद करने के चक्कर में दोस्तों मेरा 1 घंटा निकल गया।
फटाफट ही निकल गया, टाइम का पता नहीं रहा। इसलिए एग्जाम में आप घड़ी अवश्य लेकर जाए। जरूरी नहीं है कि आपके रूम में घड़ी मिल ही जाए, तो आप बाजार से जरूरी नहीं है कि आप महंगी घड़ी लाएं, आप सस्ती घड़ी भी ला सकते हैं दोस्तों। 50 रुपए में आपको शायद घड़ी मिल जाएगी बाजार में, सस्ती से सस्ती घड़ी। तो आप घड़ी लेकर अवश्य जाए, इससे आपको टाइम का पता रहेगा और क्वेश्चन के साथ आप टाइम को आराम से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपका पेपर आसानी से पूरा हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन छूटने वाले भी होते हैं तो हम क्या होता है, टाइम को देखकर थोड़ी स्पीड बढ़ाकर उन क्वेश्चनों को पूरा भी कर सकते हैं। तो इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें, आप घड़ी अवश्य लेकर जाएं। अब देखिए दोस्तों, 7वां पॉइंट है हमारा, कंफ्यूजन वाले प्रश्नों में ज्यादा समय बर्बाद ना करें। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कंफ्यूजन के कारण मेरा 1 घंटा उस समय खराब हो गया था। इसलिए आप जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या फिर जिस भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैं इस पॉइंट को भूल रहा हूं, उस पॉइंट की वजह से आपका यदि कोई पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चनों में आप ज्यादा सोचें नहीं, ज्यादा समय बर्बाद ना करें। क्योंकि यदि आप ज्यादा समय बर्बाद करते हो तो क्या होगा, आपका टाइम फटाफट निकल जाएगा। और दरअसल क्या होता है एग्जाम में दोस्तों, हमको पता ही नहीं रहता कि कब टाइम फटाफट निकल जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप घड़ी भी अवश्य लेकर जाएं। और यदि कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है किसी के क्वेश्चन में, तो उसमें ज्यादा समय बर्बाद ना करें। यदि आपको याद आता है तो तुरंत लिखने लग जाएं, और यदि याद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दिए, आप बाद में कर सकते हैं या फिर उसके लिए जगह भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस पॉइंट का भी बहुत ही ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, 8वां पॉइंट हमारा, टॉपिक या हेडलाइन का नाम इस तरह लिखे कि आसानी से दिख जाए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इससे अगला पॉइंट है, किसी उत्तर की लाइन या शब्द में गलती होने पर उसे सही तरीके से कट करें। और इसके बाद है, कॉपी के बीच में आधे या 1 पेज से ज्यादा खाली जगह ना छोड़े। दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है, जिससे आपके नंबर ना कटे। ठीक है दोस्तों, 10वें पॉइंट को समझते हैं, कॉपी के बीच में आधे से या 1 पेज से ज्यादा जगह ना छोड़े। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ क्वेश्चन आते नहीं है और उन क्वेश्चनों को हम ऐसे सोचते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को बाद में कर दूंगा, और इस बाद में करने के चक्कर में हमारा या तो हम आधा पेज खाली छोड़ देते हैं, आधे पेज की तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन यदि हम 1 पेज या फिर 2 पेज खाली छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आपके नंबर बहुत ही ज्यादा कट सकते हैं। दोस्तों यदि बीच में आप ऐसा करते हैं, ठीक है, यदि पेपर करने के बीच में आप यदि कॉपी के बीच में जगह छोड़ देते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला वो पलट कर देखे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने यहीं तक क्वेश्चनों को करा है, तो वो वहीं तक नंबर देगा आपको। ठीक है, इसलिए आप क्या करो दोस्तों, इतना स्पेस कॉपी में ना छोड़े, जिससे क्या हो, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं दे, आपकी मेहनत बेकार चली जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए आप क्या करें, उसको बाद में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, अब मैं आपको कॉपी में इन 2 पॉइंट्स को और समझा देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को 8वें नंबर का पॉइंट बता रहा था कि हमें किसी टॉपिक या हेडलाइन को इस तरह लिखना है कि वो आसानी से दिख जाए। देखिए दोस्तों, मैंने एक कॉपी में आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा लिखा है। देखिए इसमें आप यदि हेडलाइन को इस तरह लिखते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों, तो एग्जामिनर को ये अंडरलाइन से आपकी जो हेडिंग है वो आसानी से दिख जाएगी। ठीक है, इस तरह आप एक लाइन खींच सकते हैं और इस हेडलाइन के नीचे आप थोड़ी सी जगह छोड़ें, ताकि एग्जामिनर जब देखे तो उसको तुरंत ये हेडलाइन दिख जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह पे लिखा है कि ऐसे लिखते हैं। ये तरीका क्या है, थोड़ा गलत होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो बच्चे क्या करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं और ना ही इसको थोड़ा गहरा लिखते हैं। ठीक है, और ना इसके नीचे स्पेस छोड़ते हैं, जिससे एग्जामिनर को ये क्या होता है दोस्तों, पॉइंट्स दिख नहीं पाता
और उसमें क्या होता है, उस हमारे नंबर कटने की संभावना रहती है। तो आप दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह लिखिए, जिससे आपको क्या होगा, जिससे एग्जामिनर दोस्तों पॉइंट्स को या हेडलाइंस को आसानी से देख सकेगा। और दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको इस पॉइंट में, यदि आप इस तरह पॉइंट लिख रहे हैं और यदि जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है दोस्तों, इसमें क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पादप सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, यह प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स इन लाइनों में जो भी पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं उन सभी को आपको अंडरलाइन कर देना है, यदि आपकी हैबिट में ये है। जैसे हरे पादप क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल को कर दिया और इसकी उपस्थिति में ये कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। और क्या करते हैं दोस्तों, CO2 और जल को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और किस में परिवर्तित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देखिए इस तरह आप अंडरलाइन कर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है उसका ध्यान जो भी चीज आपने अंडरलाइन कर रखी है उसकी तरफ सबसे पहले जाता है और उसको चेक करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती और वो आसानी से चेक कर देता है। ठीक है, तो आपकी आसानी से पढ़ लेता है, आपके जो भी पॉइंट्स लिख रखे हैं उनको आसानी से पढ़ लेता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों इस लाइन में मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे में उपस्थित हरित लवक के कारण होती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, यदि हम हरित लवक को इसके नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह आप अंडरलाइन करके आप दोस्तों अपनी जो लिखावट है उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देगा। और दोस्तों इसमें मैं आप सबको बता देता हूं दोस्तों कि दोस्तों इसमें आपको पॉइंट्स बनाकर लिखे दोस्तों, कोई भी बड़ा टॉपिक हो उसके आप पॉइंट्स बनाकर लिखें। जैसे देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं, ये तीनों घटनाएं हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहीं से चालू कर देते हैं, ये बहुत ही गलत है। पॉइंट्स को अलग अलग लाइन में लिखे, जैसे मैंने लिख रखा है, ये पहला पॉइंट लिख रखा है, ये दूसरा पॉइंट लिख रखा है। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग लाइन में लिखें। और इस तरह यदि कोई भी रिएक्शन आ जाती है या कोई भी डिफरेंट पॉइंट आ जाता है उस टॉपिक का, तो उसको लाइन छोड़ के लिखे दोस्तों। इन पॉइंट्स दोस्तों, ये जो बातें हैं छोटी छोटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो हमारी एग्जाम में हमारे नंबर बढ़ाने का कार्य करती है, ये सभी बातें। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला था 9वें नंबर का, कि किसी उत्तर की लाइन या शब्द में गलती होने पर उसे सही तरीके से कट करें। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स इस तरह कट करते हैं कि जैसे तो दोस्तों उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा हो। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मेरा ये शब्द गलत हो गया क्लोरोफिल, तो मैं इसको यदि कट करता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, कट करने का तरीका अपनाते हैं, ये इस तरह करते हैं कट। दोस्तों ये बहुत ही गलत तरीका है। या फिर कैसे कट करेंगे, इस तरह कट करेंगे। ये दोनों जो तरीके हैं कट करने के, ये दोस्तों बहुत ही गलत तरीके से हैं और इन तरीकों को आप अपनाएं नहीं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी कॉपी में आपने जो भी आंसर लिखा है उसका जो भी एग्जामिनर होता है, चेक करने वाला, जो भी चेक करने वाला होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों, उसका ऊपर बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है। उसको आसानी से जो दिखता है वो ऐसे दिखता है, इसने बच्चे ने बहुत ही गलत आंसर लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप ना लिखें। काटने का या किसी भी उत्तर में गलती होने पर उसको कट करने का सही तरीका क्या है दोस्तों, जैसे मान लो ये मेरा गलत हो गया ये शब्द, तो इस तरीका मैं इस तरीके से इनको कट कर सकता हूँ, इस तरीके से कट कर सकता हूँ दोस्तों। जब एग्जामिनर देखेगा या चेक करने वाला जो भी आपकी कॉपी को जांच करेगा, उन्हें कॉपी को जांच करने में क्या होगा दोस्तों, देखिए दोस्तों ये भी मैंने कट कर रखा है और एक ये लाइन भी मैंने कट कर रखी है। तो आपको सबसे अच्छी लाइन कौन सी दिख रही है, नीचे। एग्जामिनर का ध्यान इस पर एक का एक नहीं जाएगा, तुरंत ध्यान नहीं जाएगा। यदि आप कट इस तरह कट करते हो तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है, आपके नंबर जरूर काट सकता है। तो दोस्तों ये सभी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, ये सभी पॉइंट्स हैं जो मैंने आप सभी को बताए। तो इन पॉइंट्स का बहुत ही ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में आपके नंबर
बढ़ाने का कार्य करते हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, कोई भी बड़ा आंसर आता है तो उसको आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। और कोई भी किसी भी लाइन में आपको, यदि किसी भी लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है तो उसको भी आप अंडरलाइन करें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर तुरंत उस शब्द को देखता है, पूरी लाइन नहीं पढ़ेगा, केवल उस शब्द को ही देखेगा, जिससे क्या होगा वो आपको तुरंत नंबर देगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आप सभी को ये पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो भी स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को याद रख लेगा या इन पॉइंट्स को फॉलो करेगा एग्जाम में, उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, कोई भी होशियार नहीं है और कोई भी कमजोर नहीं है दोस्तों, आप सभी बहुत ही इंटेलिजेंट है। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को करें, आराम से सोच समझ कर करें दोस्तों। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन में लिख देते हैं, तो इस तरह ना करें, आराम से सोच समझ कर करें कि क्वेश्चन को आराम से स्पीड बनाकर लिखे दोस्तों और घड़ी अवश्य लेकर जाएं। तो ये जो मैंने सभी पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स आप सभी को कैसे लगे दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना, और इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा इसको भी आप जरूर बताएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियोज में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों।